मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने लाइव प्रोसेसेस में क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन। अब हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। उसको पढ़ने से पहले न्यूट्रिशन का एक आपको हाईलाइटेड बॉक्स दिख रहा होगा बुक में, उसमें लिखा है डेंटल केयरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेंटल केयरीज का होता है, उसके बाद हम रेस्पिरेशन पे आएंगे। तो डेंटल केयरीज मतलब होता है दांतों का खराब होना। इसका मतलब है टूथ डिके। तो दांतों का खराब होना ये कैसे खराब होते हैं? जब टूथ डिके होता है तो क्या होता है, हमारी जो इनेमल और डेंटाइन है, टूथ के जो पार्ट हैं इनेमल और डेंटाइन, ये क्या हो जाते हैं? सॉफ्टन हो जाते हैं, या बोल लो डीमिनरलाइज्ड हो जाते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि जो अपने शुगर प्रोड्यूस एसिड्स होते हैं, शुगर प्रोड्यूस एसिड पे क्या होता है? बैक्टीरिया का डायरेक्ट अटैक होता है इन पे बैक्टीरिया क्या करते हैं? डायरेक्ट अटैक करते हैं शुगर प्रोड्यूस एसिड्स पे। तो जब बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो क्या होगा? अपने जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स के साथ बैक्टीरिया अटैच हो जाएंगे, और अटैच हो जाएंगे तो अपने यहाँ पे एक दांतों के बीच में एक लेयर बना लेंगे, जिस लेयर को बोलते हैं डेंटल प्लेग। जो पीले पीले रंग की दांतों में लेयर बन जाती है उसको बोलते हैं डेंटल प्लेग। अब डेंटल प्लेग से क्या होता है? अपना सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन में। तो जो सलाइवा होता है, सलाइवा क्या होता है? दांतों के इनेमल तक पहुंच नहीं पाता। दांतों के इनेमल तक पहुंच नहीं पाएगा मतलब इस एसिड्स को क्या करेगा? वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। सलाइवा सलाइवा एल्कलाइन होता है, इसलिए ये एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो आपको आपके दांतों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दांतों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसी को बोलते हैं डेंटल केयरीज। तो इसको फिर से रिवाइज करें तो डेंटल केयरीज क्या होता है? टूथ डिके मतलब दांतों का खराब होना। तो दांतों का खराब होना मतलब दांतों की जो एनिमल पार्ट है और दांतों का जो डेंटाइन पार्ट है, इनका क्या होना? सॉफ्टन होना, या फिर मान लो डीमिनरलाइज्ड होना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो शुगर प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं, उन पे क्या होता है? बैक्टीरिया का डायरेक्ट अटैक होता है। तो बैक्टीरिया का डायरेक्ट अटैक होगा तो जो फूड पार्टिकल्स रहेंगे वो बैक्टीरिया उनमें चिपक जाएंगे और क्या बना लेंगे? अपने दांतों में एक पीली कलर की लेयर बना लेंगे जिसको बोलते हैं डेंटल प्लेग। डेंटल प्लेग के कारण क्या होता है? जो सलाइवा होता है दांतों के डेंटाइन तक या एनिमल तक मान लो पहुंच नहीं पाता, तो उससे हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम रेस्पायरेशन। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इस रेस्पायरेशन के लिए एक फिगर बनाना है। तो अभी हमने डेंटल केयर, हम रेस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे। हमने इसके पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था हमने? इनटेक ऑफ फूड को, कैसे फूड को उसने अंदर लिया, क्या क्या एंजाइम्स काम करते हैं, क्या क्या एंजाइम्स वर्क करते हैं उससे एनर्जी निकाल, उसको मतलब डाइजेस्ट कराने के लिए, और कैसे जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के थ्रू आउट निकल जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। जब फूड को अंदर ले लिया, डाइजेस्ट हो गया, अब उससे एनर्जी निकालनी है अपने सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। तो अब रेस्पायरेशन में क्या होता है? सबसे पहले जो अपना ग्लूकोज फूड बनाता है, अपना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में कितने? C6H12O6 मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते थे। हम लोगों को इस 6 मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको क्या करना है? सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है, तभी तो एनर्जी निकलेगी। उसको तोड़ेंगे तभी तो एनर्जी निकलेगी। तो कार्बन को जब हम तोड़ेंगे तो बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट होता है C3 मॉलिक्यूल मतलब कार्बन के 3 मॉलिक्यूल। ये प्रोसेस किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है। पायरुवेट प्लस क्या निकलेगी? अपनी एनर्जी। अब पायरुवेट को 3 तरह से तोड़ सकते हैं आप। एक तो ईस्ट में होता है, एक मसल्स में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये 3 तरह से कब टूटता है? तो सबसे पहले हम देखें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ये टूटेगा तो पायरुवेट टूट के क्या बनेगा? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एथेनॉल क्या होता है? कार्बन के 2 मॉलिक्यूल वाला, 2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है एथेनॉल। अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अपने पास दो रिएक्शंस हैं, एक एरोबिक रेस्पायरेशन हो गया,
और दूसरा हो गया एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ चलते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब भी होगा कोई रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब दूसरा देखते हैं मसल्स। तो ये क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। किस में होता है, ऑक्सीजन के लेक, लेक मतलब ऑक्सीजन की कमी में। तो हमने ज़्यादातर देखा होगा कि हम जैसे बहुत दिन फ्री बैठते हैं, उसके बाद अगर हम कभी कभी क्या कर लें, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर लें, एक्सरसाइज या रनिंग करने से क्या होता है, हमारे शरीर को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन वो मिल नहीं पाती, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो उतनी रेट से काम करेगा। तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन मिल नहीं पाती, तो इसका मतलब हो गया लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड का काम कर देता है। तो पायरुवेट चेंज्ड इनटू लैक्टिक एसिड, तो तभी हमारे जो क्या होता है, मसल्स दर्द होते हैं आफ्टर रनिंग के बाद। तो इसमें से क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये होता है मसल्स के अंदर। और लेक ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड वाला पढ़ेंगे हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पढ़ लिया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पढ़ लिया लेक ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब क्या होगा, ये पूरी प्रोसेस ये हो रही थी ईस्ट के अंदर, ये हो रही थी मसल्स के अंदर, ये हो रही थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर कोई भी रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज कैसे कैसे सिंपलर फॉर्म में चेंज होगा। तो दो रेस्पिरेशन पढ़े हमने, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। यहाँ पे क्या था, C6 जो मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज कार्बन 6 थे तो 6C3 में टूटा। फिर पायरोवेट को तीन तरीके से पायरोवेट तीन तरह से चेंज होता है, जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकल के आएगी, ये होती है फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट में, ईस्ट के बनने में। लेक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकल के आएगी, ये होती है अपनी मसल्स में। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकल के आएगी। इसको नोट डाउन करो, हम आगे पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन, हम आगे पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, एक्वाटिक एनिमल्स में कैसे होता है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसे होता है, और फिर ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है। इसको नोट डाउन कर लो। तो हमें क्या पढ़ना है, जो एनर्जी निकल के आ रही थी उससे हम ATP कैसे बनाएं। ATP मतलब होती है अपनी स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी मतलब अपना जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर अपनी सेल्स को जब अंदर इंटरसेलुलर प्रोसेस के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो ATP से अपनी एनर्जी ले लेगा। तो ATP बनता कैसे है, अपनी एनर्जी आ रही थी तो अपनी जो तीन तरह से एनर्जी निकल के आ रही थी अभी, तो उससे ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक होता है ADP। ADP में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बनता है, ATP। क्या होता है ADP और क्या होता है ATP, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, डाई मतलब दो, इसमें एक और फॉस्फेट जुड़ गया तो क्या बन गया, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई मतलब तीन, तो दो फॉस्फेट पहले से थे, एक फॉस्फेट अपना आ गया तो एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट बन गया। ADP क्या करता है, ATP क्या करता है, ATP करता है कि जब अपनी सेल्स को जरूरत पड़ती है एनर्जी की तो वो ATP को तोड़ लेता है। तो ATP को तोड़ लेगा और अपनी सेलुलर नीड्स को पूरी कर लेगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, लीव्स में क्या होते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब यहाँ रेस्पिरेशन कैसे होगा, यहाँ होती है डिफ्यूजन की प्रोसेस। डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो वाटर हमेशा, हमने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में कि कोई भी चीज, जैसे लाइट के बारे में पढ़ाया था, तो हाई कंसंट्रेशन या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है, तो ऐसे ही हाई कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो पत्तियों में पानी की होगा लो कंसंट्रेशन, और जब बाहर से आएगा पानी तो होगा सॉरी एयर, वाटर नहीं सॉरी एयर,
तो क्या होगा, एयर अंदर कम होगी और बाहर एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, जब एटमॉस्फेयर की लेयर यहाँ पे आएगी तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, मतलब स्टोमेटा के थ्रू वो अंदर एंटर कर जाएगी। अब क्या होता है डे के टाइम और क्या होता है नाइट के टाइम। डे के टाइम क्या होता है, डे के टाइम होता है कि जब लीफ अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगी तो क्या करेगी, उसको फूड बनाएगी। फूड बनाने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, इनटेक करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, इनटेक करेगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर लेगी, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है और दिन के समय क्या होता है, ऑक्सीजन को ये क्या करती है, बाहर कर देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लो डाउन एरो मतलब इनटेक, और ऑक्सीजन का क्या ले लिया अपन ने, बाहर। तो ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ देती है। नाइट के टाइम क्या होता है, नाइट के टाइम सनलाइट मिलती नहीं है उसको, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाता है तो ये क्या करता है, रात के समय इसको कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं रहती, तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो हमें घुटन होने लगती है रात को पेड़ के नीचे। तो ये होता है किसमें, ट्रीज में। अब हम बात करें एक्वाटिक एनिमल की। एक्वाटिक एनिमल कहाँ से सर्वाइव, अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वाटिक एनिमल, पहले तो ये दो टर्म आपको अच्छे से आने चाहिए, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। क्या होते हैं ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल होते हैं मतलब जमीन पर रहने वाले जंतु, और एक्वाटिक होते हैं पानी में रहने वाले जंतु। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक में रेस्पायरेशन क्या होगा, मतलब कैसे क्या प्रोसेस है। तो टेरेस्ट्रियल ऑब्वियसली बात है एयर से ऑक्सीजन लेंगे, एयर से लेंगे ऑक्सीजन, और एक्वाटिक को पानी से लेनी पड़ेगी। तो वाटर में जो मिक्स्ड ऑक्सीजन होगी वो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वाटर में ऑक्सीजन होगी वो बहुत कम होगी, वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो बहुत कम होगी एयर से, क्योंकि एयर से अपन को डायरेक्ट मिल रही है। तो एक्वाटिक एनिमल को क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो जल्दी जल्दी रेस्पायरेशन करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी पानी को लेना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं पानी लेते कहाँ से हैं, माउथ से, और छोड़ते कहाँ से हैं, गिल्स से। तो जब वो छोड़ते हैं गिल्स से, तो गिल्स में उनके गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ब्लड में सर्कुलेट कर देते हैं। ब्लड में सर्कुलेट कर देंगे तो ब्लड क्या करता है, फिर पूरी ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचा देता है। अब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो डायरेक्ट लेते हैं, तो डायरेक्ट एयर लेते हैं। तो इनको डायरेक्ट एयर लेने के लिए इनके जो पैसेज कैसे होने चाहिए, मतलब एयर के जो पैसेज हैं, एयर अंदर बॉडी के अंदर लेने के लिए कैसे होने चाहिए, बिल्कुल फाइन और शार्प और क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एयर अच्छे से जा पाए। तो अब जैसे ह्यूमन बींग की बात करें, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। तो ह्यूमन बींग में क्या होता है, एयर एंटर्स कहाँ से होती है, नसल पैसेज से। नसल पैसेज अपने नोज से एयर एंटर होती है, एयर एंटर होती है। नसल पैसेज में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या करते हैं, एयर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर देते हैं। एयर को क्या करते हैं, उस एयर को प्यूरिफाई कर देते हैं, मतलब थोड़े अगर मॉलिक्यूल्स थोड़े भी बड़े बड़े हुए तो वो अंदर नहीं जाते। तो हेयर्स अपने एयर को क्या करते हैं, फाइन या क्लियर कर देते हैं। अब क्या होता है, जब हेयर अंदर जो एयर है वो अंदर आई, तो ये अपना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करता है, जो गले में ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जैसी बनी होती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये क्या काम करती हैं, अगर मान लो अगर कोई ट्यूब डला होता, तो ट्यूब जैसा कि हमने उसमें बताया था न्यूट्रिशन में, ट्यूब क्या करता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर एयर का पैसेज कॉन्ट्रैक्ट होता तो क्या होता, राम नाम सत्य हो जाती। अगर एयर का जो पैसेज है वो कॉन्टैक्ट होता है, एयर जा नहीं पाती, ऑक्सीजन मिलती नहीं हमारे शरीर को। इसलिए क्या बनाया जाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की रिंग्स बनाई जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो एयर आसानी से जा सकती है। यहाँ से एयर गई, दो लंग्स हैं अपने पास, और लंग्स किन से कवर्स हैं, लंग्स को कवर करना जरूरी है। तो कवर लंग्स को कवर कौन करता है, अपने रिब केज, पसलियां अपनी। तो रिब केज लंग्स को कवर करती हैं। इसके बाद क्या हुआ, दोनों लंग्स में, दोनों लंग्स के लिए क्या क्या होते हैं, दोनों दोनों साइड ये बड़े बड़े जो ट्यूब दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ब्रोंची।
अब ब्रोंची क्या होता है, आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होते गए तो इनको बोलते गए ब्रोंचियोल्स। क्या बोला इनको अपन ने, ब्रोंचियोल्स। छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो गए, इनको ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। ब्रोंचियोल्स क्या होते हैं, अगर ब्रोंचियोल्स मान लो ये है, तो ब्रोंचियोल्स क्या करेगा, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है लास्ट में इनके, तो ये क्या करता है, अपनी सरफेस प्रोवाइड करा देता है। सरफेस प्रोवाइड कराएगा तो यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन प्रोसेस होगी तो यहाँ से जो क्या आएगा, जैसे अपन ने यहाँ से एयर ली, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसके पास। ब्लड वेसल्स क्यों होती हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो एयर और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कौन करता है, तो ब्लड जरूरी है यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ से जब एयर, फ्रेश एयर आएगी, फ्रेश एयर यहाँ से तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ब्लड में दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले ली। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कि ये क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है और जो न्यूज कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से ले लेता है, और फिर ब्लड क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट करता है। अब ब्लड जब अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो ब्लड में वो कौन सा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को ले आता है, तो है वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड का पिगमेंट रहता है जो ऑक्सीजन, जिसके पास ऑक्सीजन की एफिनिटी पावर ज्यादा रहती है, मतलब ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन की एफिनिटी पावर इसके पास ज़्यादा रहती है, तो ऑक्सीजन को अच्छे से कैच कर पाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रहता कहाँ पे है, हीमोग्लोबिन रहता है अपना आरबीसी, रेड ब्लड, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स में। तो इस तरह से हमारे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ब्रोंचियोल्स की सरफेस पे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। इसका फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे क्या पढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन। आज के लिए इतना ही बस।